हेलो एवरीवन। आज हम ले रहे टॉपिक हमारा चैप्टर सॉल्यूशन के पार्ट 4 का ही लास्ट टॉपिक है और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सा टॉपिक है? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये कोई एबनॉर्मल कोई पागल टाइप की नहीं कि एबनॉर्मल कोई होगा आगे कोई पागल हो। एक्चुअली अपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है तो उसमें हमने जो चीज सीखी उसमें और जो रूल्स देखे उससे अलग कुछ बात आती है तो उसको क्या कहेंगे? एबनॉर्मल। जो भी कोई चीज लीग से हटके होती है और रूल से हटके होती है उसको क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल। तो यहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या एबनॉर्मल चीज है वो देखिए। तो जैसे मान लीजिए अपन ने कोई भी सॉल्वेंट लिया और उसमें कोई सोल्यूट अपन डिजोल्व कर रहे हैं। सपोज सोल्यूट आपने 1 मोल डिजोल्व कर दिया इसके अंदर, तो 1 मोल के हिसाब से कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आनी चाहिए। इसकी वजह से मान लीजिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने पढ़ी थी डेल्टा पी, डेल्टा टीवी, डेल्टा टीएफ एंड वेपर प्रेशर, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सपोज हमने 1 मोल सोल्यूट लिया, उस कंडीशन में वेपर प्रेशर कितना आ रहा है? सपोज 1 एटमॉस्फेयर आता है। अब अपन सोल्यूट की क्वांटिटी डबल कर दें, कितनी करते हैं? 2 मोल। तो नेचुरली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कितना होना चाहिए? π1 π2 कर दे अपन। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट अपन डबल कर दिए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है कि वो प्रॉपर्टी जो सोल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, उनके डस्ट प्रोपोर्शनल होती है। यानी सोल्यूट के पार्टिकल्स डबल कर दो तो प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो ये 1 मोल जो था तब पाई कितना था? 1 एटमॉस्फेयर। तो उसको अपन डबल कर दिया 2 मोल तो कितना हो जाएगा? 2 एटमॉस्फेयर। ऐसा हो जाता है, होना ही चाहिए। ये अपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली ऐसा करके देखते हैं और उस कंडीशन में सोल्यूट के पार्टिकल्स डबल कर दिए और ये डबल नहीं हुआ, हो सकता है वो 1.5 टाइम्स ही हुआ या उतना गुना नहीं हो पाया, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो एबनॉर्मल बात हो गई। समझ में आ रहा कि हमने जितने सोल्यूट पार्टिकल्स मिलाए उसी रेशो में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होनी चाहिए थी। थ्योरेटिकली हमने ये सोचा पड़ा है, लेकिन प्रैक्टिकली जब करके देखा तो वो चीज उस रेशो में नहीं आ रही। तो वही क्या कहती है? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो वो एबनॉर्मल कब आती है, ऐसा क्यों होता है? तो उसके 2 केस हैं। एक्चुअली हमने जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसमें मान के चलते थे कि सोल्यूट जो भी ले रहे हैं नॉन वोलेटाइल, वो ना तो डिसोसिएट होना चाहिए और ना ही एसोसिएट होना चाहिए, संयोजित भी नहीं होना चाहिए और वियोजित भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कई बार अपन जब डिजोल्व करते हैं सोल्यूट को और यदि वो आयनिक सोल्यूट है तो डेफिनेटली बॉटम में या किसी अपने सॉल्वेंट में जाकर के डिसोसिएट हो जाता है। कुछ ऐसे भी सोल्यूट होते हैं जो अपने सॉल्वेंट जाकर के एसोसिएट भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह बना करके 2-2 मॉलिक्यूल जुड़ भी जाते हैं, 3-3 जुड़ सकते हैं। तो ऐसे करके कहने मतलब जनरली सोल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाता है। उस कारण से नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिजोल्व होने के बाद चेंज हो जाते हैं। हम तो सोच रहे हैं हमने 1 मोल डिजोल्व किया है, लेकिन वो डिसोसिएट हो गए तो उनकी संख्या बढ़ सकती है और एसोसिएट हो गए तो संख्या घट भी सकती है। तो उसके हम 2 केसेस में आते हैं। केस फर्स्ट, जब सोल्यूट क्या होगा? एसोसिएट, डिसोसिएट पहले अपन ले रहे हैं। व्हेन सोल्यूट डिसोसिएट्स, कोई भी अपन सोल्यूट लिया, जैसे अपन एग्जांपल ले रहे हैं NaCl, BaCl2, इस तरह के सॉल्ट्स हैं, K2SO4 या Al2SO4 होल थ्राइस, K4FeCN6 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये। तो इस तरह के सॉल्ट्स जो होते हैं ये जनरली क्या करते हैं? डिजोल्व करने के बाद डिसोसिएट हो जाते हैं। तो डिसोसिएट होने वाला ये NaCl जो है अपने अगर आयंस में डिसोसिएट होगा तो इससे Na+ और Cl- दोनों एक ही बन जाएंगे। तो टोटल कितने पार्टिकल हो गए इसके? 2। इसको हम पूरा 1 पार्टिकल मानेंगे तो इसके 2 पार्टिकल्स हो गए, यानी पार्टिकल्स की संख्या क्या होगी? डबल हो गई। तो इससे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी थ्योरेटिकल के बजाय प्रैक्टिकल वैल्यू जो आएगी वो डबल आएगा इसका मान। ऐसे BaCl2, इससे 1 बेरियम +2 आयन बन जाएगा और 2 Cl- आयन बन जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 3 आयन्स हो गए। और इसकी कंपेरेटिवली अब 3 टाइम्स हो गए पार्टिकल्स की संख्या। ये पूरा 1 पार्टिकल को मानते हैं तो इसके अंदर पार्टिकल कितने हो गए? 3। तो संख्या डबल हो गई। और अपन पढ़ चुके हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो सोल्यूट की नेचर पर डिपेंड करती नहीं है, ठीक है? तो उसको संख्या से मतलब होता है। तो संख्या यदि डबल हो गई तो उसी गुना में प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। ऐसे यहाँ पर भी K2SO4 है तो यहाँ 2 पोटेशियम प्लस और 1 सल्फेट माइनस, तो ये भी टोटल कितने हो गए? 3 पार्टिकल्स हो गए। एल्यूमिनियम सल्फेट लेते तो 2 एल्यूमिनियम + 3 एंड 3 SO4 2 माइनस, ये भी टोटल कितने पार्टिकल हो गए? 5। K4FeCN6 की बात करें तो इससे 4 तो K+ आ जाएंगे और ये पूरा 1 आयन बनेगा
CN6 4 माइनस, तो यहां पर टोटल 4 + 1 ये भी 5 पार्टिकल्स हो गए। तो इस तरह से कहने वाला कोई भी साल जो है डिसोसिएट होकर के एक से ज्यादा आयन देगा तो उसकी संख्या इंक्रीज हो जाएगी, पार्टिकल्स की संख्या इंक्रीज होगी तो उसी रेशो में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी को अपन बोलते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अब बात आती है कि हम फिर से दूसरा कैसे बोलेंगे, एसोसिएशन वाला। तो अब यह है कि ये जो सवाल्स वगैरह हैं ये ऐसा डिसोसिएट हो रहे हैं और डिसोसिएट होने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो इंक्रीज तो हो रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा भी हो जाता है कि जैसे आपने NaCl लिया, NaCl का एक मॉलिक्यूल टूटता है तब तो 2 आयन बनते हैं इससे, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हम उसमें एक ही मॉलिक्यूल डिजोल्व कर रहे हैं, हम उसी को 1 ग्राम 2 ग्राम कुछ मात्रा डिजोल्व कर रहे हैं तो बहुत सारे पार्टिकल्स हो जाते हैं। लेकिन अब वो जरूरी नहीं है कि जितने अपने डिजोल्व करें वो सारे सारे डिसोसिएट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं या साल्ट्स होते हैं वो अधिकांश 100% के आसपास डिसोसिएट हो जाते हैं, लेकिन सारे सारे इतने डिसोसिएट हो ऐसा जरूरी नहीं है। कहने वाले कह रहा हूं जैसे हमने एक पार्टिकल ये है तो वो तो 2 में टूटेगा, लेकिन इस तरह के हमने कितने लिए और उनमें से कितने 2 में टूटे ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आपने अगर 100 लिए हैं और 100 के 100 ही इन आयन्स में टूट गए तो उसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी कितना % टूट रहा होगा, लगा 100%। आपने 100 पार्टिकल्स लिए उसमें से 50 पार्टिकल्स ही डिसोसिएट हो रहे हैं अपने आयन्स में, तो उसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या कहलाएगी, 50% कहलाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो उस कंडीशन में कितने गुना हो जाएगी कम, 100 के 100 पार्टिकल आयन से टूट गए तो टोटल 200 पार्टिकल हो जाएंगे, लेकिन 50% ही डिसोसिएट हो रहे हैं। तो 50% डिसोसिएट मतलब 100 में से 50 तो वैसे वैसे रहे NaCl टाइप के रहे और 50% जो है आधे जो थे वो Na और Cl में टूट गए। तो उन 50 का 50 ही 50 ही और 50 ऐसे साबुत पूरे पूरे बच गए, तो टोटल कितने हो गए 150, यानी 100 से कितने हो गए 150 हो गए, यानी 1.5 टाइम्स इंक्रीज हो गए। 100 के 100 ही टूट जाएंगे तो 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसके लिए कि कोई प्रॉपर्टी कितने गुना होगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो नॉर्मल है उससे कंपैरेटिवली एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने गुना आएगी, उसको बॉन्टाप ने सॉल्व करके बताया। तो उन्होंने फैक्टर दिया बॉन्टाप ने, उसको अपन बोलते हैं बॉन्टाप फैक्टर, आई से डिनोट करते हैं उसको। तो बॉन्टाप फैक्टर के लिए इन्होंने कहा कि इसकी वैल्यू होती है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड में सीपी लिख रहा हूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शॉर्ट में, अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व का मतलब जो प्रैक्टिकली आपने ज्ञात करी है, तो इसको अपन सीपी प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं और सीपी इसको थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकल तो जो हमने इससे पहले सारे फॉर्मूले पढ़े थे, डेल्टा पी के, डेल्टा टीपी के, डेल्टा टीएफ के और पाई के, उन सब फॉर्मूले की हेल्प से जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है वो तो थ्योरेटिकल है, नॉर्मल है। और जब हम उसको सच में करके देखते हैं, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं उसको, तब वो जो वैल्यू आएगी वो सीपी प्रैक्टिकल आएगी। और ये वैल्यू सीपी प्रैक्टिकल सीपी थ्योरेटिकल से कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। फिलहाल हम केस फर्स्ट में डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, तो डिसोसिएशन केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होते हैं, तो प्रैक्टिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होकर आएगी, यानी ये यहाँ पर ज्यादा होगी। ये ज्यादा एक कम है, ज्यादा में कम से डिवाइड करोगे तो आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, मोर देन 1 होगा। तो फॉर डिसोसिएशन आई विल बी ग्रेटर देन 1। अब आई विल बी ग्रेटर देन 1 तो है ज्यादा, तो एक से ज्यादा कितने तक आएगी वो है बात। तो एक से ज्यादा कितने तक आएगी, तो उसके लिए भी फिर उन्होंने एक फॉर्मूला सॉल्व करके दिया, इसको अपन बॉन्टाप फैक्टर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे। तो आई की वैल्यू के लिए अपन एक फॉर्मूला आता है, आई इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। ये आप लर्न कर लें, इसकी छोटी सी डेरिवेशन भी होती है इक्विलिब्रियम के बेस पे कि अपन पास कोई ए सॉल्यूट है और वो एन डी पार्टिकल्स बना रहा है, इसकी इनिशियल मोल क्वांटिटी 1 ले ली, ये 0 है। इक्विलिब्रियम टाइम पे इसका एल्फा पार्ट डिसोसिएट हो गया और ये एन एल्फा इंक्रीज हो गया, इनको ऐड करने के बाद ये वैल्यू आती है आई की 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। हियर एल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एन क्या है, नंबर ऑफ आयंस गिवन बाय है मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का एक मॉलिक्यूल लो, वो कितने आयंस दे सकता है उनकी संख्या है, और एल्फा को कितना % डिसोसिएट होता है, ये है इसका। तो इससे अपन आई निकाल सकते हैं।
और वही आई किससे आएगा, सीपी प्रैक्टिकल अपॉन, तो दो फॉर्मूले बनते हैं ऐसे तो इसके, सीपी प्रैक्टिकल अपॉन सीपी थ्योरेटिकल। तो एक्चुअली होता ये कि हमको पहले इस फॉर्मूले से आई कैलकुलेट कर लेना चाहिए, और ये आई हमको पता लग गया तो उसको सीपी थ्योरेटिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीपी प्रैक्टिकल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इसके फॉर्मूले क्या करेंगे, हमने जितने भी क्वालिटी प्रोडक्ट पढ़ी थी उन सबके साथ इसको अपन रिलेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए। हमने पहले क्वालिटी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, डेल्टा पी। तो डेल्टा पी, इसके लिए हम बात करें, डेल्टा पी प्रैक्टिकल अपॉन डेल्टा पी थ्योरेटिकल, तो ये आई होगा, और आई क्या होता है 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, इसको जब मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा पी प्रैक्टिकल वैल्यू इज इक्वल टू आई 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा पी थ्योरेटिकल। डेल्टा पी थ्योरेटिकल जो होगा वो अपन पढ़ चुके फॉर्मूला, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। तो इस पी नॉट को मल्टीप्लाई करते हैं तो डेल्टा पी थ्योरेटिकल की वैल्यू इस फॉर्मूला से आ जाएगी, एन ए अपॉन एन बी इंटू पी नॉट 1 माइनस एल्फा प्लस। इस तरह से आपको कहेंगे थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी जो थी, क्वालिटी प्रॉपर्टी, उनका जो फॉर्मूला था उसको उस आई के फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से अपन बात करें डेल्टा टीबी के लिए, एजुकेशन बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड क्वालिटी प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन डेल्टा टीबी। इसके लिए बात करें तो डेल्टा टीबी प्रैक्टिकल अपॉन डेल्टा टीबी थ्योरेटिकल इज इक्वल टू आई, और आई देंगे क्या लिख देंगे 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, इसको जब मल्टीप्लाई कर लें तो डेल्टा टीबी प्रैक्टिकल इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा इंटू डेल्टा टीबी थ्योरेटिकल। और डेल्टा टीबी थ्योरेटिकल के लिए फॉर्मूला पड़ा था, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलेलिटी, तो वो अपने आप पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, डेल्टा टीबी की जगह है के बी इंटू मोलेलिटी, और मोलेलिटी को आप चाहें तो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मास में चेंज कर सकते हैं। तो डेल्टा टीबी प्रैक्टिकल इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, ये के बी इंटू नंबर ऑफ मोल्स यानी डब्ल्यू अपॉन एन डब्ल्यू ऑफ ए, ये मतलब सॉल्यूट, इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इंटू 1000। तो ये फॉर्मूला बनता है डेल्टा टीबी का। तो ये हमारे पास जो इतने उन्होंने चारों के फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, ऐसे डेल्टा टीएफ के लिए और पाई के लिए, पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए पाई बराबर एस किसी पर पढ़ा था, तो उन सब फॉर्मूले को आप आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रैक्टिकल वैल्यू इट मींस एब्नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को प्राप्त हो जाएगी। अब अपन उसमें कुछ करके देखते हैं कि आई की वैल्यू कैसे आती है। अपन इसे NaCl लेते हैं, सपोज एक एग्जाम्पल लिया NaCl, और हम पहले मान के क्वेश्चन की तरह ले लें इसको, NaCl 100% डिसोशिएट होता है, डिसोशिएट्स 100%, तो इसके लिए अपन आई कैलकुलेट कर जाते हैं। आई मीन्स क्वांटा फैक्टर, आई इज इक्वल टू फॉर्मूला 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। 1 माइनस एल्फा मीन्स कितना परसेंट डिसोशिएट हो रहा है 100%, 100% मीन्स 100 अपॉन 100 यानी 1 प्लस एन, एन में लिखे थे कि एक सॉल्ट मॉलिक्यूल कितना आयन दे सकता है, NaCl 2 मोल आयन देगा Na प्लस और Cl माइनस, तो ये 2 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, और एल्फा माइनस 1 हो गया, 1 माइनस 1 जानते होंगे, माइनस 2 हो गया 0 प्लस 2 इंटू 1 2, तो ये इसकी आई की वैल्यू होगी। NaCl जब 100% डिसोशिएट होगा तो आई की वैल्यू 2 आएगी। ये 0% डिसोशिएट होता है, सपोज डिसोशिएट हो ही नहीं रहा मतलब, तो 1 माइनस 0 प्लस एन 2 देगा ये इंटू 0, तो 1 माइनस 0 1 हो गया, प्लस 2 इंटू 0 0 हो गया, इज इक्वल टू 1। आई की वैल्यू कितनी आई 1। तो 0% डिसोशिएट होता है, जब 0% डिसोशिएट होता है तो आई की वैल्यू 1 आ रही है क्योंकि मिनिमम होगी, और अगर ये 100% डिसोशिएट होता है तो आई की वैल्यू 2 आ रही है। NaCl के लिए आई की वैल्यू 1 एंड 2 के बीच में ही आएगी, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 इसके बीच में ही आ सकती है। तो आई की इसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी या तो नॉर्मल होगी, और यदि एबनॉर्मल है तो उसके दुगने तक हो सकती है इसके कारण। अब वो अगर मान लो ये 100% डिसोशिएट नहीं हो रहा, 50% हो रहा हो तो क्या होगा, सपोज NaCl
डिसोसिएट्स ओनली 50% होगा तो आई की वैल्यू होगी 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, वही फॉर्मूला है 1 माइनस अल्फा 50% मीन्स 50/100 यानी कि 1/2 प्लस एन तो वही है कि अगर डिसोसिएट होता है अगर 2 आयन देगा इंटू अल्फा वही 1/2 1 माइनस 1/2 प्लस ये हो गया 1 प्लस 1/2 इक्वल टू 1.5 आई की वैल्यू 1.5 वो पहले कर चुका हूँ इसकी वैल्यू या तो एक मिनिमम हो सकती है मैक्सिमम 2 हो सकती है 2 तक आ सकती है 1 और 2 के बीच में वेरी करेगा तो 1.5 इसके बीच में ही तो ये 1.5 टाइम्स आएगा। अगर ये 50% डिसोसिएट होता है NaCl तो उसकी जो भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होंगी वो 1.5 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से ये किसी का पेपर निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लें। सपोज हमने एल्यूमिनियम सल्फेट ले लिया Al2SO4 और ये 40% डिसोसिएट होता है सपोज तो 40% डिसोसिएट होगा तो इसके आई की वैल्यू अब पहले आप एक बार चेक कर लें कि आई की वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम कितनी हो सकती है तो मिनिमम तो सबके लिए कितना होगा 1 यानी कुछ डिसोसिएट नहीं हो रहा और आई की वैल्यू जो मैक्सिमम होगी वो मैक्सिमम कितने आयंस दे सकता है उसी की इक्वल हो सकती है। तो एल्यूमिनियम Al2SO4 तो 2 आयंस बनेंगे 3 आयंस ही है टोटल 5 आयंस हो गए तो आई की वैल्यू मैक्सिमम जो है वो 5 हो सकती है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट की आई की वैल्यू 1 to 5 के बीच में होगी और ज्यादा इससे कम नहीं हो सकती। अपन करके देख लेते हैं 40% डिसोसिएशन के लिए ये तो तब होगा जब बिल्कुल भी डिसोसिएशन नहीं हो रहा हो और ये तब होगा जब वो 100% डिसोसिएट हो गया हो तब मैक्सिमम वैल्यू 5। लेकिन ये 40% है तो 40% होगी तो आई की वैल्यू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा 1 माइनस अल्फा कितना 40% मीन्स 4/100 मीन्स 0.4 प्लस एन मैक्सिमम कितना देगा ये 5 इंटू अल्फा वही 0.4 1 माइनस 0.4 0.6 हो गया प्लस ये हो गया 2.02 2.6 तो ये इसका आंसर आया आई का। यानी इसकी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होंगी Al2SO4 को आप डिसोल्व कर रहे हैं और वो 40% डिसोसिएशन हो रहा है तो इसकी जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आप कैलकुलेट करोगे वो नॉर्मल के कंपैरेटिवली 2.6 टाइम्स ज्यादा आएंगी। ठीक है ये होता है इसका मतलब। तो ये अपन बात करते हैं इसकी डिसोसिएशन की। अब इसमें एक और चीज आई कि हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से क्या कर रहे थे मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते किसी भी अननोन सॉल्यूट का। तो यदि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो मॉलिक्यूलर वेट भी से चेंज होकर आएगा। यानी जब भी ऐसी कंडीशन हो गई कि कोई सॉल्यूट डिसॉल्व करने के बाद डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम उसकी हेल्प से उस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करेंगे वो सही नहीं आएगा वो भी उसी रेशो में कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमने कोई से भी आप पाई इक्वल टू लेते हो STC या CST बोलते हैं C को मोल अपॉन वॉल्यूम करते हैं और मोल इज इक्वल टू करते हैं W/MW ST अपॉन V इज इक्वल टू पाई। तो कहें पाई से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वो तो ऊपर है और मॉलिक्यूलर वेट का नीचे यानी ये दोनों पाई एंड मॉलिक्यूलर वेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप कोई सी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ले लें वो मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो डिसोसिएशन के केस में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तो क्या हो रही है इंक्रीज तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा डिक्रीज। यदि डिसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी विल इंक्रीज बट मॉलिक्यूलर वेट विल डिक्रीजेस। तो ये उल्टा होता है मामला। तो यदि हम मॉलिक्यूलर वेट की फॉर्म में आई को लिखते हैं अपन तो आई को अगर क्वालिटेटिव तो लिखा था अपने CP प्रैक्टिकल अपॉन CP थ्योरेटिकल। लेकिन मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट प्रैक्टिकल। इसकी वैल्यू ज्यादा आती है तो मॉलिक्यूलर वेट उसी अनुपात में उसी रेशो में कम आएगा। ठीक ये था हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में डिसोसिएशन केस। दूसरा अपन लेते हैं केस सेकंड व्हेन सॉल्यूट SOCS। तो देखिए एसोसिएशन जब होगा तो कई बार क्या होता है कुछ ऐसे भी सॉल्यूट्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के बाद आपस में एसोसिएट हो जाते हैं। जैसे कि अपन एसिटिक एसिड है या फॉर्मिक एसिड है या बेंजोइक एसिड है इस तरह के कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि बेंजीन में इनको डिसॉल्व करो बेंजीन सॉल्वेंट का काम करेगा तो बेंजीन में डिसॉल्व करने के बाद ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण आपस में
एसोसिएट हो जाते हैं। एसोसिएट कैसे, जब CH3 COOH को लें तो CH3 C डबल बॉन्ड OOH, और दूसरा जो ये होगा CH3COH। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से बना हुआ है, अदर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाता है। ऐसे ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड और प्राप्त होता है। तो इस तरह से दो मॉलिक्यूल इसके मिलकर के पूरा एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये एक तरह से क्या बन गया, डाइमर बन गया। तो हम तो सोच सकते हैं कि हमने सपोज दो मॉलिक्यूल डिजोल्व कर लिए, उसके हिसाब से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आनी चाहिए, बट यहाँ अंदर जाएगा तो कुछ अलग ही मामला हो गया। दोनों मिल गए गले तो दो के एक ही हो गए। तो दो के एक होने का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आधे हो गए, तो इसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या आएंगी, आधी आएंगी। हमने 100 मॉलिक्यूल डिजोल्व करे और अंदर जाके दो जुड़ करके पेयर बना लिए उन्होंने, तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन में एक तरह से हमने डिजोल्व करे 100 और अंदर जाके कितने हो गए वो 50 मॉलिक्यूल्स की संख्या आधी हो गई, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी आधी रहती है। इसको बोलते हैं एसोसिएशन। तो ड्यू टू एसोसिएशन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीजेज। यहाँ पर डिक्रीज होगी, आप बात करते हैं कितने गुना डिक्रीज होगी, तो इसके लिए भी वन टाइप फैक्टर है। आई इज इक्वल टू फॉर्मूला वही है, CP प्रैक्टिकल अपॉन CP थ्योरेटिकल। तो यहाँ पर एसोसिएशन हो रहा है, इसके कारण क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होगा तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज होगी। तो ये वाली चीज कम होगी, यानी CP प्रैक्टिकल विल लेस देन CP थ्योरेटिकल। ये कम होगी तो आप कम में ज्यादा से डिवाइड करोगे तो आई की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1। आई की वैल्यू हमेशा यहाँ पर वन टाइप फैक्टर एसोसिएशन के लिए क्या आएगा, हमेशा 1 से कम आएगा। तो इस आई को कैलकुलेट करने का तरीका यही है कि आपको ये दोनों वैल्यू पता हो तो आई कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा इसका एक और जो फॉर्मूला मैं पहले बताया एसोसिएशन में, ऐसे ही एसोसिएशन में आई इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन। ये आप ध्यान रखें, इनकी डायरेक्शन में नहीं करा रहा हूँ तो इसकी ज्यादा जरूरत नहीं, यहाँ पर फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन, तो यहाँ पर एल्फा वही डिग्री ऑफ, इसको एसोसिएशन बोलेंगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एंड एन जो है वो है कि कितने मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं, आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। जैसे कि अगर मान लो 2 मॉलिक्यूल मिल जाते हैं तो वो डाइमर बनाएंगे, तो डाइमर अगर बनता है तो ये एन की वैल्यू 2 हो जाएगी इस तरह से। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन और कितने मॉलिक्यूल्स आपस में मिल रहे हैं उसके हेल्प से अपन आई को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसे वही चीज रहेगी CP प्रैक्टिकल, जिस पर बात करें किसकी, डेल्टा P की, तो डेल्टा P प्रैक्टिकल इज इक्वल टू I टाइम्स ऑफ डेल्टा P थ्योरेटिकल। बट I की जगह आप क्या लिख देंगे, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन, और डेल्टा P थ्योरेटिकल वैल्यू आई थी अपन पढ़ा था फॉर्मूला इसका Na अपॉन NB इंटू P। ऐसे आप डेल्टा TB इसका प्रैक्टिकल निकालते हैं, डेल्टा TB थ्योरेटिकल, और थ्योरेटिकल के लिए फॉर्मूला क्या था, इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं डायरेक्ट WA अपॉन MW ऑफ A इंटू WB ग्राम्स में इंटू 1000 इंटू KB। तो इस तरह से कोई भी जो अपने फॉर्मूले पढ़े हैं, 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के 4 फॉर्मूले थे, उनमें से किसी को भी अगर आप आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का प्रैक्टिकल वैल्यू आ जाएगी। और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल मालूम हो, जो क्वेश्चन में वैल्यू डायरेक्ट गिवन है, किसी क्वेश्चन में किसी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू यदि गिवन है तो उसका प्रैक्टिकल वैल्यू है, और जो इस फॉर्मूले सोल्व कर रहे हैं वो उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू। आप इसको पहचान ध्यान रखें। अब यहाँ पर दूसरी बात अपन करते हैं मॉलिक्यूलर वेट की। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यदि डिक्रीज होती है तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और वैसे हम कह रहे हैं चीजें एसोसिएट हो रही है, जुड़ेंगी तो चीज भारी होगी, तो भारी होने वाला मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट की फॉर्म पर आई देखेंगे तो आई की देखो ध्यान रखो, एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू लेस देन 1 ही आनी चाहिए। अब लेस देन वाला ऊपर वाली वैल्यू कम होनी चाहिए, नीचे वाली ज्यादा होनी चाहिए। तो ऊपर वाली कम होगी मॉलिक्यूलर वेट, थ्योरेटिकल कम है और मॉलिक्यूलर वेट प्रैक्टिकल वाला ज्यादा। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी प्रैक्टिकल ऊपर आती है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल नीचे आती है। तो ये आप फॉर्मूला एक तरह से लर्न कर लें, उसका उल्टा इसमें करते हैं मॉलिक्यूलर वेट में, तब आई की वैल्यू कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो ये तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट था। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास एक, अब क्वेश्चन जो करा रहा हूं आपको एसोसिएशन और डिसोसिएशन के दोनों साथ ही करा रहा हूं।
क्वेश्चन ये कि कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 m BaCl2 सॉल्यूशन इफ इट डिसोसिएट्स 80% एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। हमको क्या कैलकुलेट करना। अब वही बात, जब भी क्वेश्चन करें हमारा एक ही फंडा है, क्या दिया हुआ है, कैसा क्वेश्चन है, आपको तो ये सोचना है कि पूछा क्या है। क्या आपसे कैलकुलेट करवा रहा है, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर जब क्वेश्चन आया अचानक से एग्जाम में जब आएगा, तो आप ये तो है नहीं कि इसमें कोई करंट के फॉर्मूले ढूंढने लग जाओगे या कोई और कोई चीज के फॉर्मूले ढूंढोगे। आप सबसे पहले सोच लें कि फॉर्मूला कौन से चैप्टर क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन क्वेश्चन है। सॉल्यूशन किस टॉपिक का क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का अपने कितने फॉर्मूले लिखा के 4-5 हजार नहीं ना, पूरे बुक में 4-5 हजार फॉर्मूले नहीं है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, पाई इज इक्वल टू STC। तो ये हम इस फॉर्मूले जो भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो क्या होती है, थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्या रखा कि 80% डिसोसिएट। अब आपको देखिए कि आपको पाई इज इक्वल टू STC, इस तरह आपको S तो पता ही है, T टेम्परेचर पता है, C कॉन्सेंट्रेशन आपको चाहिए, तो वो आप ढूंढिए क्वेश्चन में। S की वैल्यू S इज इक्वल टू 0.0831 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। ठीक है, T सेंटीग्रेड वैल्यू 27 डिग्री सेंटीग्रेड में 300 केल्विन हो गया, और C कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.1 m। इस ऑस्मोटिक प्रेशर में मोलरिटी काम आती है, जबकि डेल्टा TB और डेल्टा TF में मोलरिटी काम आती है। तो यहाँ पर 0.1 ये तो आ गया। अब बात आई तो हम S की वैल्यू लिख देंगे 0.0831 इंटू T की वैल्यू 300 लिख देंगे, C 0.1 आ जाएगा। लेकिन आप इस क्वेश्चन को पढ़िए कि यहाँ पर ये आपने काम ले ली वैल्यू, ये आपने टेम्परेचर काम ले लिया, लेकिन 80% का क्या नाटक है, ये भी गिवन है। तो ऐसे तब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो फिर आपको इस 80% काम तो लेना है डिसोसिएशन का। तो फिर आप जब पढ़ोगे, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये डिसोसिएशन हो रहा है, 80% डिसोसिएशन हो रहा है, इसका मतलब इसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। थ्योरेटिकल वाला नहीं पूछना चाहता, प्रैक्टिकल जब आपने किया और वो जब कंपाउंड 80% डिसोसिएट हो गया तो उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू वो चाहता है आपसे। तो प्रैक्टिकल वैल्यू कैसे निकालेंगे, इससे ताकि थ्योरेटिकल वैल्यू इस फॉर्मूले से दो, और फिर हमको पता है कि पाई प्रैक्टिकल अपॉन पाई थ्योरेटिकल इसको हमने पढ़ा था I। तो आपको ये प्रैक्टिकल चाहिए, इस वाले फॉर्मूले से थ्योरेटिकल वैल्यू आएगी, तो इस थ्योरेटिकल वैल्यू से I से मल्टीप्लाई कर लें, तो P प्रैक्टिकल इज इक्वल टू I टाइम्स ऑफ पाई थ्योरेटिकल। आप ये अच्छे से समझ लें कि जब भी क्वेश्चन में एसोसिएशन या डिसोसिएशन की बात दी हुई हो, इसका मतलब प्रैक्टिकल वैल्यू पूछना चाहता है, उससे कुछ अलग निकलना चाहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पाई प्रैक्टिकल वैल्यू इज I टाइम्स ऑफ पाई थ्योरेटिकल। इस वाले फॉर्मूले से आप क्या निकाल लें, पाई थ्योरेटिकल निकालेंगे, फिर से क्या कर देंगे I से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा पाई प्रैक्टिकल। या सीधा ही आप फॉर्मूला इस तरह से ध्यान रखें। ये मैं आपको उस तरह से कराता हूँ क्वेश्चन, आप क्या सोचते हैं पहले, फिर आपको क्या करना है। प्रैक्टिस करने के बाद आप सीधा ही ऐसा सोच सकते हैं कि पाई प्रैक्टिकल आपको कैलकुलेट करना है, तो वो I टाइम्स ऑफ पाई थ्योरेटिकल। I जो है वो डिसोसिएशन हो रहा है, तो उसके केस में 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा इंटू पाई थ्योरेटिकल STC। और 1 माइनस अल्फा कितना 80% मीन्स 0.8 प्लस n मतलब एक सॉल्ट जो है वो कितने आयंस दे सकता है, तो BaCl2 है, एक तो Ba+2 देगा और 2 Cl- देगा, तो टोटल 3 आयंस देगा। तो n की वैल्यू 3 इंटू अल्फा हुई 0.1 इंटू S, अब वो आप 0.0831 इंटू 300 इंटू 0.1 1 माइनस h 0.2 होगा प्लस 2.4, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप अप्रोक्स 0.08 इंटू 300 इंटू 0.1 करेंगे, ये होगा 2.6 इंटू 0.08 इंटू 300 इंटू, इनको केवल मल्टीप्लाई करना है, ये आपके पाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखिए दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक एसिटिक एसिड गिवन है, मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिखा मैंने। CH3COH हमारे पास एसिटिक एसिड है, उसका 0.6 ml वॉल्यूम लिया हुआ है, इसकी डेंसिटी कितनी 1.06 ग्राम पर मिलीलीटर। ये तो उसकी एसिटिक एसिड की वैल्यू है, और उसको क्या किया, डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। एसिटिक एसिड के 0.6 ml को, जिसकी डेंसिटी कितनी है 1.06 ग्राम पर मिलीलीटर, इसको 1 लीटर वाटर में डिजोल्व किया गया। तो इस कंडीशन डेल्टा TF मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो आया वो 0.0205 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। और तो क्या पूछा है, व्हाट विल बी इट्स वांट ऑफ फैक्टर पूछा है। अब ये क्या दिया है, डेंसिटी क्या करें, हलवा बनाए कि कुछ और बनाए, तो ये सब बात की बातें हैं। पहले आप तो ये ध्यान दो कि हमको पूछा क्या है, क्या पूछा है, वांट ऑफ फैक्टर।
वॉन्ट ऑफ फैक्टर पूछेगा तो हमारे पास वॉन्ट ऑफ फैक्टर पूछते ही आई कहने आई कैलकुलेट का। अब आई के हमारे पास दो फॉर्मूले, आई जो तो लिखा था। अब देखिए एक और बात था, आई के फॉर्मूले तो 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, एक आई का फॉर्मूला 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन, और एक आई का फॉर्मूला सीपी प्रैक्टिकल अपॉन सीपी थ्योरेटिकल। जब एग्जाम में अचानक से क्वेश्चन आता है तो हम कंफ्यूज होते हैं क्या करें, कौन सा लें, और ये भी पता चलता कई बार एसोसिएशन कैसे है डिसोसिएशन का। तो एक तो ये ध्यान रखें, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है उसमें आई निकालेंगे, वो तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों केस में सेम है। ऊपर प्रैक्टिकल वैल्यू लिखनी, नीचे थ्योरेटिकल लिखनी, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन आपको दोनों ही केस में एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन दोनों ही केस में आई के लिए फॉर्मूला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तो सेम है। लेकिन ये जो फॉर्मूला लिख रहे हैं ये अलग है, ध्यान रखें। ये अगर डिसोसिएशन है तो ये वाला फॉर्मूला आएगा, और एसोसिएशन है तो ये वाला फॉर्मूला आएगा। तो पहले तो आप किसी ये कंफर्म कर लें, हमको पूछा है वांटा फैक्टर। वांटा फैक्टर में 3 ही फॉर्मूला है पूरी दुनिया में, तो इसका मतलब या तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला या ये वाला। तो पहले तो आप ये कंफर्म कर लें कि कहीं क्वालिटेटिव मतलब एसोसिएशन का कैसे डिसोसिएशन का। तो यहाँ पर आपको देखा एसिटिक एसिड के बारे में, और उसको बॉटम डिजोल्व करके हम एसिटिक एसिड को रट लेते हैं कि एसिटिक एसिड का एसोसिएशन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। जब एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिजोल्व करते हैं तब वो क्या करता है एसोसिएशन, और यहाँ किसमें डिजोल्व किया है वाटर में। पानी में तो कोई भी एसिड जो है वो H+ आयन देगा, मतलब कि वो टूटे डिसोसिएट होगा। तो यानी केस किसका है डिसोसिएशन का, यानी ये वाला मामला तुम्हारा काम नहीं है। हमारे पास दो फॉर्मूले होंगे, 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, या फिर ये। अब आपको सपोज आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो 1 माइनस एल्फा, तो आपको एल्फा चाहिए। एल्फा क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इस क्वेश्चन में कहीं भी देखिए अगर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन उस तरह से करता हूँ जैसा स्टूडेंट सोचता है। आप जब पहली बार पढ़ रहे होंगे, पहली बार जब प्रैक्टिस शुरू कर रहे होंगे, तब आप क्या सोचेंगे। टीचर को तो सब कुछ पता होता है कि ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसा आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं इस तरह से नहीं कराता हूँ। आपको क्या सोचना है, ये इसके लिए क्या प्रॉब्लम है, ये अब आप उसमें क्या नीड है, क्या दिया है क्या नहीं दिया है, आपको क्या चाहिए वो सब देखना है। तो एल्फा में दिया हुआ क्या, नहीं दिया हुआ। एन तो चलो आप पता लगा लेंगे, एन एसिटिक एसिड है तो 2 आयन देगा, एक एसिटेट आयन और एक H+ आयन। तो एन तो पता नहीं, एल्फा पता नहीं है, तो इस वाले फॉर्मूले से आप आई पता नहीं कर सकते। तो फिर दूसरा ये इसको लेके देखो कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ये दोनों पता है क्या। तो थ्योरेटिकल तो जो हम फॉर्मूले से निकालते हैं, प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन में गिवन होती है। तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं डेल्टा TF गिवन है, यानी ये तो दिया हुआ है, तो ये वाला पता लग गया। सीपी थ्योरेटिकल, इसका पता लगाने के लिए आपको फॉर्मूला बताना चाहिए। तो सीपी थ्योरेटिकल का फॉर्मूला होता है, सीपी अब यहाँ पर कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, डेल्टा TF। तो डेल्टा TF का मतलब होगा KF इंटू मोलिलिटी, और मोलिलिटी के लिए क्या करेंगे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट किसका, सॉल्यूट का, और बाद में सॉल्वेंट का इंटू 100। तो क्या ये आपको पता है, KF गिवन है, KF आपको ये रहा, KF गिवन नहीं है तो KF तो आप लर्न कर सकते हैं 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये गिवन हो चाहे नहीं हो, उसको आप गिवन मान सकते हैं। अब है W सॉल्यूट का मास। तो सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट के बारे में इसका मिलीलीटर आयतन देकर वॉल्यूम दिया हुआ है, उसकी डेंसिटी दी हुई है। तुम कई बार पढ़ चुके हैं, किसी भी सॉल्यूट का या सॉल्यूशन का खुद का वॉल्यूम और उसकी डेंसिटी दोनों को मल्टीप्लाई करके आप मास निकाल सकते हैं। तो आप W आपको गिवन है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। MW ये चीज का आप पता लगा ही सकते हैं, यानी W गिवन आपको पता है। कैपिटल W यानी कि सॉल्वेंट का मास। तो सॉल्वेंट का मास जो है यहाँ पर 1 लीटर ऑफ वाटर, तो 1 ऑफ लीटर वाटर मतलब पानी कितना, सॉल्वेंट कितना 1 लीटर, और 1 लीटर सॉल्वेंट का मास जो है वो 1000 ग्राम्स होता है, यानी ये भी आपको गिवन है, और 1000 होता है। तो ये सब आपको पता है, इसलिए हम आई इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, आई इक्वल टू सीपी प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल वैल्यू हो गई कितनी, 0.0205 अपॉन KF, ये सीपी थ्योरेटिकल मीन्स डेल्टा TF थ्योरेटिकल, उसके लिए KF 1.86 इंटू W का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0.6 इंटू 1.06, ये हो गया W इंटू 1000 अपॉन MW। C6 का MW होता है मोलिक्यूलर वेट 60, लर्न कर लेंगे आप, कैलकुलेट कर लेंगे। कार्बन का 12 है, 3 हाइड्रोजन का 3, फिर कार्बन का 12 है, 2 ऑक्सीजन का 32 और प्लस 1, ठीक है, ये जाएगा 60। तो ये W 60 हो गया इंटू कैपिटल W वाटर, मतलब जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का
मास इन किलोग्राम, तो यहाँ सॉल्वेंट का 1 लीटर दिया हुआ है, सॉल्यूशन का नहीं है 1 लीटर, ओनली सॉल्वेंट का 1 लीटर, सॉल्वेंट मीन्स वाटर, वाटर का 1 लीटर मीन्स 1000 ग्राम्स, तो 1000 ग्राम्स, ये ग्राम था इसलिए 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे डिवाइड करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये तो आपका संख्या होगी। अब इसको आप कैंसिल कर ले, कैलकुलेट करना क्या हो, उसका तरीका वही बार बता रखा है, 1000 कैंसिल हो जाएगा। अब इस संख्या बची ऊपर 0.0205 इंटू ये 60 जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा 60 अपॉन 1.86 इंटू 0.6 इंटू 1.06, ठीक है। अब देखिए ये आपको दिखने में संख्या बड़ी डरावनी से लग रही है, लेकिन आपको हमारे होते हुए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो बिल्कुल भी नहीं घबराएं, आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। अगर ऑप्शन चारों बहुत नजदीक है, आंसर आ रहा 1.86, 1.87, 1.88 इस तरह के ऑप्शन है, तब तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और कमीशन सेक्शन बहुत रिस्की होते हैं तो आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर दूर दूर ऑप्शन है तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट। अब से 1.06 है, इसको 1 के पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 0 आ रहा है, इसमें आप 1 मान लें तो कोई आपका नुकसान नहीं है, तो इसको कम कर लेंगे 1, एक तो काम खत्म। इधर 0.02 है, ये 0.86 है, इसको भी हम अप्रोक्स कर सकते हैं, इसके 0.02 फिर 0.5, तो यहां से भी आप 0.5 को हटा सकते हैं, तो ये हो गया 0.02। अब क्या बचा, इसका डेसिमल हटा के यहाँ 10 कर देंगे, ये 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 0.02 इंटू 100 अपॉन 1.86, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0.02 100 हो जाएगा और 1.86, ये जो वैल्यू आई यानी 2 और 1.86, ये भी 2 से थोड़ा सा ही कम है, तो 2 से 2 के अंदर 2 से थोड़ी सी छोटी सी डिवाइड करोगे तो 1 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा 1.1 या 1.12 के आसपास, वो आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ये आई की वैल्यू आई है बस क्वांटा फैक्टर 1.1। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास आपसे कहा गया कि बेंजोइक एसिड ऐसा 2 ग्राम्स लिया अपने, उसको 25 ग्राम्स ऑफ बेंजीन में डिजोल्व कर दिया, 2 ग्राम्स ऑफ बेंजोइक एसिड डिजोल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, और अब ऐसा करते हैं तो उसका जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा टी वो कितना आता है 1.62 केल्विन, और केएफ यानी कि मोलर डिप्रेशन जो कोएफिशिएंट है बेंजीन के लिए कितना है 4.9 केल्विन किलोग्राम मोल इन मास। और पूछा क्या आपसे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन पूछी है, इफ इट फॉर्म्स डाइमर इन सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट बात। हमारे पास कोई सॉल्ट होता है तो वो तो डिसोसिएट होने बाद कितने आयन देगा तो हम इस फॉर्मूला से देख सकते हैं, लेकिन कोई कंपाउंड इस तरह का है और वो अंदर जाके एसोसिएट हो रहा है तो वो क्या बनाएगा, अंदर जाके डाइमर है, डाइमर तो डाइमर बना रहा है या क्या होगा कि सुनो, तो ये इसका डाइमर बन रहा है। तो कहने वाला आपसे कह रहा है कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होगा इसका। अब आप देखिए ऊपर के जो दी हुई है वो क्या काम आएगी हमको पता नहीं, हम तो सबसे पहला हमारा फंडा क्या है देखो कि पूछा क्या पूछा इसमें, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो है उसके लिए फॉर्मूला में कहीं कहाँ आता है, कौन सा फॉर्मूला आता है, तो आई के फॉर्मूला आता है। हमने डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, डायरेक्ट हमने आई का फॉर्मूला पढ़ा, उसमें कहीं ना कहीं एल्फा आता है जिसका फॉर्मूला, और वो भी किसके लिए, एसोसिएशन के लिए, आई इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन, ये फॉर्मूला आता है हमारे पास, यानी ये ही फॉर्मूला का काम आना है। अब इसके लिए आपको आई मालूम होना चाहिए, एन मालूम होना चाहिए और एल्फा हमसे पूछना। तो एन तो मतलब अगर एसोसिएट हो रहा है तो कितने मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो रहे हैं, तो ये क्या रखा है डाइमर, इट मींस एन इज इक्वल टू आ गया प्लस 2, ये तो पता है, लेकिन अभी आई आपको पता नहीं है, तो आई पता करना पड़ेगा पहले। अब हमारा सारा ध्यान किस पे जाना चाहिए कि हमको एल्फा कैलकुलेट करना था, तो हमको पहले आई देखना पड़ेगा तब होता है। अब आई, तो आई का एक तो फॉर्मूला यही होता है डिस्ट्रीब्यूशन केस में, और आई अगर इससे तो हमको एल्फा निकालना है तो इससे तो आई आना नहीं है, आई के लिए फिर जो हमारा फॉर्मूला बचता है वो यही है कि सीपी प्रैक्टिकल अपॉन सीपी थ्योरेटिकल, ये चीज आपको सोचनी है। अब सीपी प्रैक्टिकल को थ्योरेटिकल कितनी बार कह चुका हूं मैं कि प्रैक्टिकल वैल्यू तो वो जो किसी ने दे दी डायरेक्ट कैलकुलेट करके, तो ये केएफ यानी यहाँ पर जो अपन लेते हैं क्वालिटी प्रॉपर्टी वो कौन सी है, डेल्टा टीएफ, यानी आई इज इक्वल टू अपन कर सकते हैं डेल्टा टीएफ प्रैक्टिकल अपॉन डेल्टा टीएफ थ्योरेटिकल। ये प्रैक्टिकल वैल्यू इसकी गिवन है 1.62 और थ्योरेटिकल वैल्यू अपन फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले अपन इसी पे काम करें, आई इज इक्वल टू अपन पहले डेल्टा टीएफ
थ्योरेटिकल कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको आप पुट कर लेंगे। फिर हो जाएगा KF इंटू मोलिनिटी, KF इंटू मोलिनिटी का मतलब W अपॉन MW ऑफ A इंटू WB इंटू 1000, ये फॉर्मूला है। KF भी आपको गिवन है 4.9 इंटू W कितना ग्राम है 2 ग्राम सोल्यूट का अपॉन MWA इसका होता है बेंजो गैस का 122 मोलिकुलर वेट इंटू WB, तो WB हो गया आपके पास मोलिकुलर वेट ऑफ वेट मास ऑफ सॉल्वेंट 25 ग्राम्स और इंटू 1000 लीटर। ये आपका आ जाएगा किसका वैल्यू डेल्टा TF 40। इसको यही सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आगे इसकी वैल्यू पुट करके फाइनली अपन सोल्व करेंगे। तो हम आई निकालना चाहते हैं, आई के लिए ऊपर डेल्टा TF प्रैक्टिकल वैल्यू गिवन अपने को 1.62, तो 1.62 लिखा अपॉन ये वाली वैल्यू थ्योरेटिकल 4.9 इंटू 2 इंटू 1000 और अपॉन 122 इंटू 20, ये आई की वैल्यू आ जाएगी। और ये जो आई की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लेंगे उसको आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। इसको हम सोल्व करेंगे 1.62, ये सब ऊपर आ जाएगा 122 इंटू 25 अपॉन 4.9 इंटू 2 इंटू 1000, ये 40 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 61 हो जाएगा। अब इसको मैं आपको अप्रोक्स कैलकुलेट करवा रहा हूं। तुम्हारे पास बचा है 1.62 इंटू 61 इंटू कुछ भी नहीं है अपॉन 4.9 इंटू 40। इसको देखिए आप 1.62 यहाँ पर 1.4 है और ये 1.62 है, इसको आप 1.6 मान लें तो इजीली कैंसिल हो सकता है इससे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा कम कर रहे हैं, तो ये जाएगा 1.6 इंटू 61 अपॉन 4.9 इंटू ये 40। इसका 10 तो सेपरेट कर लेंगे, ये 0.4 टाइम्स कैंसिल हो गया, 0.4 इंटू 61 अपॉन 4.9 इंटू ये 10, और इसको अगर आप 60 मान लेते हैं तो 10 से 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 0.4 इंटू 6 अपॉन 4.9 इस तरह से। और इसको अगर आप कर लेते हैं ऊपर वाली वैल्यू को हमने 2 बार कम कर दिया, देखिए आप 1.62 को भी हमने क्या किया था 1.6 कर लिया था और 61 को भी हमने क्या कर लिया है 60 कर लिया है। ऊपर वाली वैल्यू को अपने काफी ज्यादा कम कर लिया है, तो अब नीचे वाली वैल्यू आप अप्रोक्स करने के लिए कम ही करें। जैसे 4.9 है, इसको आपको लग रहा है 5 कर लूं, इसको 5 करने से और भी ज्यादा वेरिएशन आएगा आंसर में, तो ये थोड़ा आपको सावधान रखनी है। प्रैक्टिस आएगा, ऊपर आप वैल्यू को कम कर रहे हैं तो नीचे वाले को भी कम कर लें। ऊपर आप 60 को 60 कर चुके हैं, पूरा एक कम कर दिया है, तो यहाँ भी 4.9 को 4 करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और सारा डंडा खत्म, ये 0.1 आया, इसको 6 से मिलेगा 0.6 आ गया। तो इसकी वैल्यू आई है आई की वैल्यू 0.6 आ रही है, ठीक है। इसका कोई यूनिट नहीं आएगा। तो यहाँ पर कहना आपको देखो इतनी सारी बड़ी चीज, ये तो मैं आपको समझाने की इतने स्टेप्स कर रहा हूँ, आप यहीं पे सारा काट के खत्म कर सकते हैं काम, और अप्रोक्स करके 0.6 की वैल्यू ये आ गई। अब आपको आई का वैल्यू पता लग गई, अब अपन क्या कर सकते हैं, इसको डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, एन मीन्स कितने का डायमर बना रहा है, अल्फा अपॉन 2 कर देंगे। इसको इधर पहले सोल्व करें, 1 माइनस अल्फा बाई 2 बचेगा, ये माइनस 1 अल्फा और प्लस अल्फा बाई 2, माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, इसको उधर लाएं अल्फा बाई 2 इधर लगा और आई इधर जाएगा 1 माइनस, ये पूरी वैल्यू इधर आई तो प्लस में हो गया और आई इधर चला गया तो माइनस में हो गया। अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस आई की वैल्यू कितनी आएगी 0.6, अल्फा इज इक्वल हो गया अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इज इक्वल हो जाएगा 0.8 और 0.8 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें 0.8 इंटू 100 तो जाएगा 80% क्या होता है इसका एसोसिएशन। तो इस प्रकार से इसके जो न्यूमेरिकल बनते थे मैंने सारे कराए। एक अपन और वीडियो इस चैप्टर का बनाएंगे, इसमें सारे चैप्टर से और भी जो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं, अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं, जो IIT और नीट वगैरह पूछ जाते हैं, वो मैं एक अलग से पूरा वीडियो लूंगा, इसमें अपन क्वेश्चन कराएंगे। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर सॉल्यूशन आज कंप्लीट होता है। फिर मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। सारे चैप्टर में बहुत ही डेप्थ में और बहुत अच्छे स्टाइल से, बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, और आगे भी अपन करते रहेंगे ताकि आपको किसी भी चैप्टर को करने में दिक्कत नहीं आए। स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री में जो नंबर भी करा रहा हूँ वो मैं इस तरह से करा रहा हूँ, आपको सारे क्वेश्चन आप खुद अपन कर सकते हैं। स्टूडेंट की दिक्कत होती है कि वो समझ नहीं पाता क्वेश्चन करूँ कहां से, और मैं वो तरीका बता रहा हूँ
कि जैसे कि स्टूडेंट को सोचना चाहिए। तो आप इन सारे वीडियो जरूर देखें और साथ में शेयर भी करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।